everybody, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. This is the one of the lesson of our developmental biology series. आज हम बात करने वाले हैं सी इलाजिन के बारे में. सी इलाजिन उसके अंदर क्लीवेज एंड एक्सेस फॉर्मेशन को हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास हम लोग इतने स्टैंडर्ड इतने मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिनको डेवलपमेंटल स्टडी के लिए यूज करते हैं. व्हाई? जब एक ऑर्गेनिज्म से हम लोग डेवलपमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की नीड क्या है ना. सी इलाजिन से पहले जिस ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते थे वो था हमारा सी आर्किन. सी आर्किन के क्लीवेज पैटर्न को भी हमने प्रीवियस लेसन के अंदर स्टडी किया है. बेसिकली सी इलाजिन एक ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म है. अगर बात करिए किस ग्रुप से बिलोंग करता है तो ये हमारा निमैटोड में आता है, यानी कि हमारी राउंड वॉर्म्स में आता है. एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जिसका अगर लेंथ की बात करें तो उसका लेंथ भी बहुत छोटा है, 1 mm तक का इसका लेंथ है. ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को एक पेट्री डिश में ग्रो कर पाना, लेबोरेटरी वाले एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाना इजी है, इसीलिए हम इसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. सबसे प्लस पॉइंट जो है सी इलाजिन को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज करने का ये है, हम इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन है इसका, एनवायरमेंट में लेबोरेटरी में इसको आराम से ग्रो किया जा सकता है, और इसका जो पूरा बॉडी है ना ये क्यूटिकल से कवर्ड है. अब इसका जो ये क्यूटिकल है ना ये क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट होता है. अब इसी का प्लस पॉइंट हमें क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंटल स्टडी चल रही होती है, जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही होती हैं उन सभी को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना. इसलिए सी इलाजिन को यूज किया जाता है. ठीक है, अब इसके क्लीवेज और इसके एक्सेस फॉर्मेशन को समझने से पहले इसका मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा समझ लेते हैं. निमैटोड है, राउंड वॉर्म है, और आपको पता है जो राउंड वॉर्म है मोस्टली उसमें हमारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स है. हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब आप समझते हो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग मोनोशियस कह सकते हैं. मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन्स इसी के अंदर होंगे, यानी स्पर्म भी इसी की बॉडी में बनेगा और एग भी इसी की बॉडी में बनेगा. पर जो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, ये दोनों फर्टिलाइजेशन शो करते हैं. इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है और इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है. राइट, मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेथिका. स्पर्मेथिका एक ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को स्टोर करके रखता है. ठीक है, तो ये स्पर्म स्टोरेज की तरह काम करता है. इसका जब आप मॉर्फोलॉजी देखोगे तो आप क्या देखते हो कि एक सिंपल सा राउंड वॉर्म है हमारे पास में, 1 mm का लेंथ है, कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल होता है, यहाँ पर है इसका माउथ और यहाँ पर इसका होता है एनस. आप देख सकते हो यहाँ पर इसका एनस है. ठीक है, यहाँ पर इसके पास ओवरी है और ये ओवरी ना यू हमारी मतलब यू शेप ट्यूब जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है. यहाँ से ओवरी शुरू हो रहा है, यानी कि इसके डोर्सल साइड से शुरू होके ये इसकी वेंट्रल साइड की तरफ आ जाता है. ठीक है, वेंट्रल साइड में एक ओपनिंग है जिसको हम वल्वा कहते हैं, और इसी के अंदर हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेजेस पर हमारा एग डेवलप हो रहा होता है ना. ये मॉर्फोलॉजी पता होगी तभी आपके लिए इजी होगा क्लीवेज को स्टडी करना. अगर इसी चीज को हम इलाबोरेट करके देखें तो यहाँ पर हमें ओवरी वाला रीजन है उसको हमने इलाबोरेट कर लिया. हम क्या देखते हैं, ओवरी स्टार्ट होता है एक डिस्टल टिप रीजन से. यहाँ पर एक डिस्टल टिप सेल प्रेजेंट होते हैं और यहीं से हमारी सेल बन रही होती है. इस सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर हमारा जर्म लाइन होता है, यानी कि जर्म सेल्स होती हैं. इन जर्म सेल्स में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. माइटोटिक डिवीजन होने के बाद इसमें मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर उनके डिवीजन के बिहाफ पर जोनेशन है. पहला रीजन जहां पर सेल सिर्फ माइटोसिस के लिए जा रही है, ये जोन हो गया हमारा ये वाला जोन. इसमें सेल सिर्फ माइटोसिस परफॉर्म कर रही है. माइटोसिस का मतलब होता है जब सेल को अपना प्रोलिफरेशन करना है, अपना नंबर इंक्रीज करना है. ऑब्वियसली बात है, अगर जर्म लाइन सेल यहाँ पे पड़ी हुई है, जर्म लाइन सेल में से कुछ सेल हमारा मियोसिस के लिए जाएंगी और कुछ सेल हमारी स्टोर हो जाएंगी आगे फर्दर जर्म लाइन को मेंटेन करने के लिए, है ना. इसीलिए यहाँ पर प्रोलिफरेशन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है जिससे सेल अपना नंबर इंक्रीज करती है. अब इसमें से कुछ सेल है जो मियोसिस के लिए जाएगी, और जिस जोन के अंदर मियोसिस हो रहा है, जहां की सेल सिर्फ मियोसिस परफॉर्म कर रही है, उसको हमने मियोटिक
जॉन कह दिया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें आगे फर्दर जो सेल्स है ना अपनी ग्रोथ के हिसाब से अरेंज है। मियोसिस के बाद यहाँ पर सेल बन गई, मान लीजिए यहाँ पर हेप्लॉइड सेल बन गई। अब ये सेल्स के अंदर ग्रोथ फेज आता है, ये ग्रो करती जाती है ना। अगर आपने oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सेल के जो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके अंदर 3 फेज आते हैं। सबसे पहला फेज आता है मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज जिसमें हमारी सेल माइटोसिस को परफॉर्म करती है। रैपिड माइटोसिस होता है जिससे सेल का नंबर इंक्रीज हो सके। दूसरा फेज होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज वो होता है जिसमें वो मियोसिस में एंटर होने के लिए ग्रोथ के लिए जाती है। तीसरा फेज होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज, सॉरी मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज वो है जब वो एक्चुअल में हमारे oocyte का फॉर्मेशन कर रही है। अगर oogenesis हो रहा है तो स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो, है ना। वही चीज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, माइटोटिक जोन जहां पर मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव फेज है यानी कि सेल का जर्म लाइन सेल माइटोसिस परफॉर्म कर रही है। दूसरा मियोटिक जोन है जिसमें हमारा सेल मियोसिस परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हो और ग्रोथ के बाद हमारा मैचुरेशन फेज है। मैचुरेशन फेज जिसके अंदर हमारे oocyte बन रहे हैं। यहाँ पर जो oocyte बना है ये हमारा सेकेंडरी oocyte है जो रेडी है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अगर ये ऑर्गेनिज्म क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहा है तो ये जो स्पर्मेथिका होता है ना इसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं जो इसने दूसरे नेमाटोड से लिए हैं, है ना। जब ये कॉपुलेशन करेगा वो यहाँ पर उन स्पर्म को स्टोर कर लेता है और इसी स्पर्मेथिका रीजन के अंदर ये एग है, यहाँ पर स्पर्म है। ऑब्वियस सी बात है ये इसके विसिनिटी में आया और जैसे ही स्पर्मेथिका में एंटर करेगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो भी ग्रोथ है वो हमें इस रीजन में नजर आ रहा है। इस रीजन में हम देख रहे हैं कि हमारा जायगोट है, जायगोट के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियाई है। यहाँ पर हमारा 2 सेल स्टेज बन गया एम्ब्रॉय का, देन 4 सेल स्टेज एंड देन मल्टीपल सेल स्टेज बन गया, है ना। हमें समझना है कि क्लीवेज कैसे स्टार्ट होता है। बेसिकली क्लीवेज है क्या, एक स्पेशल टाइप का माइटोटिक डिवीजन जो हमारी जायगोट में होता है और जिसकी वजह से हमारा जायगोट एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करता है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लीवेज को। जब हम सी इलाजन की बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें कहा था आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लीवेज पढ़ना है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एग था अनफर्टिलाइज्ड एग वो कैसा था, है ना। सो सी इलाजन के अंदर जो क्लीवेज होता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब देखो होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है, मैंने क्या कहा था, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एक कंप्लीट क्लीवेज है। ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज किन एग में देखने को मिलता है, जो या तो आइसोलेसिथल होते हैं या फिर माइक्रोलेसिथल होते हैं। यानी कि योग का एक्यूमुलेशन इनके अंदर या तो बहुत ही थोड़ा होता है या होता ही नहीं है ना। और उसमें भी हमें क्लीवेज का पैटर्न देखना पड़ता है, रेडियल है, रोटेशनल है, बाइलेटरल है, बाइरेडियल है। सो सी इलाजन के अंदर रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है ना। अब यहाँ पर क्या कहानी है देखिए, मान लीजिए ये मेरा जायगोट है सी इलाजन का, जो हमने कहां पर देखा, हमने यहां पर देखा था, ये हमारा जायगोट है, ठीक है। ओके, अब इस जायगोट को हम लोग बोल देते हैं पी नोड सेल। ये हमारा पी नोड सेल है, हमने ऐसे इसका नाम रख दिया पी नोड सेल, ठीक है। अब ये पी नोड सेल डिवाइड करेगा, क्लीवेज में स्टार्ट होगा। क्लीवेज के बाद क्या होगा, पहला क्लीवेज डिवीजन आएगा, है ना, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन है। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के बाद क्या बननी चाहिए, 2 सेल बननी चाहिए। यही तो पढ़ा हमने कि हमारा जायगोट होगा, जायगोट से डिवाइड होके हमारी 2 सेल स्टेज आएगी, देन 2 सेल स्टेज के बाद अगेन 4 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज के बाद ऐसे ही 8 सेल स्टेज आएगी, देन उसके बाद हमारा मोरुला बनता है। यही कहानी तो हम पढ़ते आए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा पी नोड सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद यहाँ पर 2 सेल बना देगा, है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 सेल, लेकिन सी इलाजन के अंदर जो पहला क्लीवेज होता है ये अनइक्वल क्लीवेज हो रहा है। अनइक्वल क्लीवेज का मतलब डिवीजन के बाद जो सेल बनेंगी उनका साइज वैरी करेगा, एक स्मॉलर इन साइज होगी, एक लार्जर इन साइज होगी। सो यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन। इस एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से हमारे पास 2 सेल बनती है, जिसमें एक सेल है जो स्टेम सेल की तरह काम करता है, यानी कि जर्म लाइन सेल की तरह काम करता है। दूसरे सेल को हम लोग फाउंडर सेल कह देते हैं। हमने किस सेल को जर्म लाइन सेल कहना है, स्टेम सेल कहना है और किसको फाउंडर सेल कहना है, ये टोटली डिपेंड करता है एक फैक्टर के डिपोजिशन पर। वो फैक्टर आप याद रखोगे यहां से, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं आगे वाली स्लाइड में। अभी के लिए बस आप याद रखोगे
पी ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि विच वन इज जर्म लाइन सेल, स्टेम सेल, विच वन इज फाउंडर सेल। ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो फाउंडर सेल्स होती है वो साइज में इलोंगेटेड होती है, एनलार्ज्ड होती है, और स्टेम सेल हमारा छोटू होता है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें क्या होगा, हमारा जो फाउंडर सेल है वो एंटीरियर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होगा। सो ये इसका एंटीरियर पॉइंट है, एंटीरियर एक्सिस है, एंड दिस वन इज पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, किसका है, ये हमारा फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है। सो ये एंटीरियर एक्सिस है, इसका पोस्टीरियर एक्सिस है। सो फर्स्ट क्लीवेज कैसा हो रहा है, एसिमेट्रिकल अनइक्वल क्लीवेज। हुआ कैसे, क्योंकि क्लीवेज फरो जो बना, इसके अंदर जो क्लीवेज फरो बना था वो क्लीवेज फरो हमारा अनइक्वली बना था, जिसने जायगोट को दो अनइक्वल सेल में डिवाइड कर दिया। एक हमारा P1 है, दूसरा हमारा AB है। सो P नोड हमारा डिवाइड हो गया किसमें, P1 में और AB में, है ना। इस चीज को हम यहाँ पे लिख लें, P नोट था हमारा और ये किसमें डिवाइड हो गया, एक इसने बनाया P1, दूसरा इसने बनाया AB सेल, है ना। P1 सेल जो है ये मेरा स्टेम सेल है और AB सेल जो है ये मेरा फाउंडर सेल है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसमें अब बात आती है सेकंड क्लीवेज की। सेकंड क्लीवेज होगा, सेकंड क्लीवेज मतलब इस सेल के अंदर भी क्लीवेज बनना है और इस सेल के अंदर भी क्लीवेज होना है, तभी तो 4 सेल स्टेज बनेगी, है ना। होगा क्या, हमारा जो फाउंडर सेल है जब इसमें क्लीवेज होगा तो इसमें क्लीवेज फरो बनेगा इक्वेटरल एंड पर। ठीक है, यस, यहां पर जो क्लीवेज फरो बनेगा वो इक्वेटर पर बनेगा। ठीक है, इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। और जो ये हमारी P1 सेल है, स्टेम सेल है, इसके अंदर मेरिडोनियल यानी कि ट्रांसफर क्लीवेज फरो बनता है। ठीक है, इससे क्या होगा, P1 हमारा सेकंड क्लीवेज डिवीजन के बाद दो सेल बना लेगा। कौन सी दो सेल बनेगी, P1 के अंदर दो सेल बनेगी, एक बनेगा P2, दूसरा यहां से बनेगा EMS। ठीक है, P2 बेसिकली क्या है, हमने कहा था P1 सेल, ये जो P नोट सेल है जब भी डिवाइड होगा एक बनाएगा जर्म लाइन सेल, दूसरा बनाएगा फाउंडर सेल। तो यहां पर जो हमारा EMS है ये है फाउंडर सेल। फाउंडर सेल बेसिकली है क्या, फाउंडर सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनाने में पार्टिसिपेट करने वाला है ना। तो एक बन गया फाउंडर सेल, दूसरा हो गया स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या करेगा भैया, स्टेम सेल तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, है ना, वो तो जर्म लाइन है, उसका काम क्या है, डिवीजन परफॉर्म करना, नई नई सेल को इंट्रोड्यूस कराना, है ना। तो अब हमारा जो सेकंड क्लीवेज हुआ, P1 में क्लीवेज हुआ तो यहाँ पर दो सेल बन गई, P2 और EMS। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये होगी हमारी P2 सेल और P2 सेल और ये बन गया हमारा EMS। ठीक है, AB के अंदर जब क्लीवेज हुआ तो AB के अंदर भी जब इक्वेटर हमारा क्लीवेज फरो बना, दो सेल बनी। अब इन दो सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है, हमने कहा था ये एंटीरियर एक्सिस है, ये इसका पोस्टीरियर एक्सिस है। तो इसमें इक्वेटर पर हमारा क्लीवेज फरो बना और बाद में जो दो सेल बनी ABA और ABP, वो इस तरीके से अरेंज हो गई कि जो ABA सेल बनी यानी कि जो AB सेल का डॉटर सेल था, एक एंटीरियर एक्सिस की तरफ अरेंज हो गया, दूसरा पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, इसलिए हमने उसका नाम भी क्या रख दिया, ABA, यानी कि AB एंटीरियर सेल। एक ऐसी सेल AB की वो डॉटर सेल जो एंटीरियर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट है ना। ABP यानी कि AB सेल की डॉटर सेल जो कि पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट है ना। तो हम कह सकते हैं हमारा जो AB लीनियज है, AB लीनियज से हमें क्या मिला, दो सेल मिली, एक ABA हमने बोल दिया, दूसरा हमने बोल दिया ABP। क्यों बोला, क्योंकि ABA एंटीरियर एक्सिस की तरफ है, ABP पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ अरेंज है। क्लियर, इस चीज को मैं यहां से, सारी चीजों को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, यस। अब हमने क्या क्या चीजें क्लियर कर ली, हमने कहा हमारे पास P नॉट सेल था, इस P नॉट सेल के अंदर जब क्लीवेज फरो बना, दो सेल्स बनी, इनमें से एक सेल हमेशा क्या बनेगी, स्टेम सेल बनेगी, जर्मलाइन सेल बनेगी, दूसरी हमेशा हमारी फाउंडर सेल बनेगी। और इसमें हमने लीनिएज देखा कि हमारा P1 सेल हमारा स्टेम सेल है, ये हमारा 2 सेल्ड स्टेज है। ठीक है, P1 सेल हमारा कहां पे बनेगा, पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, AB सेल हमारा इंटीरियर एक्सिस की तरफ। सेकेंड क्लीवेज के बाद में हमारे पास 4 सेल मिल जाती हैं, P1 से क्लीवेज होके 2 सेल बनेगी, P2 और EMS, और हमारा AB सेल से क्लीव होके 2 सेल बनेगी, ABA और ABP। राइट,
ये हो गया हमारा सेकेंड क्लीवेज। अब थर्ड क्लीवेज के बाद क्या होगा, देखो थर्ड क्लीवेज के बाद हमारा ऑब्वियसली बात है सारी सेल्स हमारा डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगी। सो ए बी, ए से भी हमारा सेल बनने वाला है, ए बी बी हमारा पी से भी सेल बनने वाला है, ईएमएस भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है और P2 भी, राइट, चारों ही सेल हमारा पार्टिसिपेट करेंगी। तो होगा क्या, हमारा जो P2 सेल है जर्म लाइन सेल है, और हमने कहा क्या कहा था, जर्म लाइन सेल जब भी डिवाइड होगा क्या बनाएगा, एक जर्म लाइन बनाएगा, एक फाउंडर बनाएगा, है ना। तो P3 हमारा डिवाइड हुआ और P3 ने हमारा बनाया P3 और C सेल। P3 बेसिकली है क्या, हमारा स्टेम सेल है, जर्म लाइन सेल है, और इससे एक नया फाउंडर सेल बना जिसको हमने कहा C सेल, हमने उसका नाम रख दिया, है ना। ईएमएस जब डिवाइड होगा तो इसमें कुछ इस तरीके से डिवीजन होगा, और इसमें ई सेल जो फ्यूचर एंडोडर्म बनाएगी और एमएस सेल जो मसल सेल बनाएगी वो हमारी अलग हो जाती है, ठीक है। एबीए के अंदर भी क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के बाद दो सेल बनेगी एबीएल और एबीएआर। हमने किस बिहाफ पे रखा, एक्चुअली जब ये हमारा जायगोट में एक्सिस का फॉर्मेशन होगा ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये हमारा एंटीरियर एक्सिस है, ये हमारा पोस्टीरियर एक्सिस है, और इसमें डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बनना बाकी है, लेफ्ट राइट बनना बाकी है ना। तो हमने क्या कहा, जब इसमें एक्सिस बनेगा ना तो ये साइड इसका राइट साइड होगा और इस साइड जो होगा हमारा लेफ्ट साइड होगा। सो लेफ्ट साइड की तरफ जो ए बी सेल का डॉटर सेल प्रेजेंट है, एंटीरियर एक्सिस वाली जो हमारी डॉटर सेल थी, उसका जो नया सेल बना है, डॉटर प्रोजेनी जो बना है, जो लेफ्ट एक्सिस की तरफ है, उसको हमने नाम दे दिया ABAL, यानी कि AB का वो डॉटर सेल जो एंटीरियर साइड पर था और वो लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है ना। ABAR का मतलब AB सेल का, AB फाउंडर सेल का वो डॉटर सेल जो राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है एंटीरियर एक्सिस की तरफ, है ना। सिमिलरली हमारा जो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ सेल प्रेजेंट था उसने भी ऐसे सेल बना ली, एक सेल वो जो राइट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट है, एक सेल वो जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट है ना। तो ये हमारा 3 सेल डिवीजन मतलब 3 क्लीवेज हमारा हो गया, यानी कि अप टू 3 लेवल पर हमने क्लीवेज पैटर्न देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्लीवेज का लीनियज फॉलो होता है। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं, देखो ये हमारी कुछ इमेजेस हैं जो हमने सी इलाजन से ही कैप्चर करी हैं, जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, हमारा जायगोट है। इस जायगोट के अंदर जब क्लीवेज हुआ तो यहाँ पर 2 सेल बनी, एक सेल थोड़ी सी छोटी, एक सेल थोड़ी बड़ी है। जो छोटी सेल होती है वो जर्म लाइन है, दूसरा हमारा फाउंडर सेल है। देन उसके अंदर आगे जो फर्दर डिवीजन हुआ ये आपको क्लियरली दिख रहे हैं। देन आप आगे देख रहे हो किस तरीके से मल्टी सेलुलर स्टेज हमारी बनी, राइट। अब हम इस लीनिएज को देख लेते हैं कि किस सेल ने कौन सा फॉर्मेशन किया, ठीक है। अच्छा, सी इलाजिन जो होता है ना हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, इसके अंदर टोटल 959 सेल्स होती हैं, है ना। सोचिए इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड सेल्स होती हैं, और अब हम इसका जब डिवीजन पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि 389 सेल हमारा लार्वा स्टेज तक फॉर्म हो जाता है ना। क्या हमने पढ़ा, हमारा जायगोट था, जायगोट को हमने पी नोड बोल दिया, पी नोड के अंदर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, AB सेल बना था, P सेल बना था। P1 हमारा स्टेम सेल था, ये स्टेम लीनिएज को मेंटेन करके रखेगा, जर्म लाइन को मेंटेन करके रखेगा। बेसिकली ये जो जर्म लाइन है ये जायगोट से जब हमारा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो मैच्योर होगा ऑफ कोर्स वो स्पर्म और ओवा तो बनाएगा ही, है ना, स्पर्म और एग तो बनाएगा ही। तो स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा हमारा ये जर्म लाइन, जो इसके जायगोट डिवीजन से ही स्टार्ट हो गया था स्टोर होना। तो P1 लीनिएज हमारा मेंटेन रखता है जर्म लाइन लीनिएज को। तो इसके डिवीजन के बाद हमेशा एक स्टेम सेल बनेगी और इसकी एक फाउंडर सेल बनेगी। फाउंडर सेल हमेशा ऑर्गेनिज्म का बॉडी फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करेगी, और जो हमारा जर्म सेल है, जो स्टेम सेल है, वो आगे स्पर्म और ओवा को बनाने के लिए स्टोर होती जाएगी। सेल के लीनिएज को मेंटेन करना है उसे, ठीक है। तो AB यहाँ पर हमारा फाउंडर सेल बना था, AB में डिवीजन हुआ, जो सेल एंटीरियर एक्सिस की तरफ अरेंज हुई उसको हमने ABA बोल दिया, जो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ थी उसको ABP बोला। ABA में फर्दर जब क्लीवेज हुआ तो एक लेफ्ट साइड में अरेंज हुई, एक राइट साइड में अरेंज हुई। अब इनका फेट मैप भी आप देख लेना साथ साथ कि जो ABL है ये फ्यूचर फेरिनेक्स की फॉर्मेशन करती है, हाइपोडर्मिस यानी कि स्किन का फॉर्मेशन करेगी और न्यूरॉन का फॉर्मेशन करेगी, है ना। ABAR पार्टिसिपेट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरिनेक्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन। टोटल मिलाके जो हमारा ABAL और ABAR डिवीजन के बाद जो सेल्स बनाती है उनका नंबर हमारा कितना है, यानी कि टोटल जो हमारा AB लीनिएज है ना ये 389 सेल्स बनाता है।
389 सेल्स हमारा जो एम्ब्रॉय बन रहा है उसकी 389 सेल्स किससे बनेगी, इस ए बी फाउंडर सेल से, है ना। सिमिलरली अगर हम ABP यानी कि AB का वो डॉटर सेल जो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट था, उसमें क्लीवेज के बाद क्या बना और वो आगे जाके कौन सा पार्ट बनाने वाली है वो देखिए। ABPL मतलब पोस्टीरियर एक्सिस का AB डॉटर सेल जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट था, वो किसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन की फॉर्मेशन में। PRB किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन की फॉर्मेशन में। यानी कि इन टोटल हम कहें AB कितना सेल बनाएगा उस ऑर्गेनिज्म का, 389 सेल्स अकेला हमारा AB से बनेगा, यानी कि इसी के अंदर इतने क्लीवेज होंगे, इतनी सेल बनेगी, 389 सेल्स बनेगी जो आगे जाके फेरिनेक्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। अब बात करते हैं हम EMS जो हमारा सेकेंड फाउंडर सेल है जो P1 से क्लीव होके बना था सेकेंड क्लीवेज पर। यहाँ पर जो EMS है उसे आगे हमारा MS सेल और E सेल बनता है। MS सेल बेसिकली आगे जाके मसल, फेरिनेक्स और गोनाड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ई जो है ये हमारा इंटेस्टाइन बनाता है, या हम कहें कि गट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब जो P2 सेल था ये अगेन डिवाइड हुआ, इससे एक और हमारी स्टेम सेल मिली P3 और हमारा मिला हमें एक और फाउंडर सेल जिसे हम कह रहे हैं C मसल की फॉर्मेशन में ही पार्टिसिपेट करेगा, हाइपोडर्मिस की फॉर्मेशन में और न्यूरॉन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। वहीं अगर हम P3 की बात करें, P3 आगे P4 बना रहा है। P4 अगेन ये भी हमारा क्या है, एक स्टेम सेल है। सो अगेन ये स्टेम सेल ये जर्म लाइन लीनिएज को मेंटेन करके रखेगा। इससे जो फाउंडर सेल बन रही है वो है D, और D भी किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मसल फॉर्मेशन में। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो P सेल है ना, P सेल क्या मेंटेन करके रखा है, स्टेम सेल को, और P सेल से हर बार हर क्लीवेज के बाद एक फाउंडर सेल मिल रही है, और वो फाउंडर सेल हमारा ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लीवेज इन सी इलाजिन। इसके बाद का जो पोर्शन होगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इफ यू एंजॉय दिस लेक्चर देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।